LGBTQIA+। भाई मैं तो सपोर्ट करता हूँ सिर्फ एल। वाई बता देगा ऐसा नुस्खा क्या? हाउ टू गेन 100K सब्सक्राइबर इन 1 मंथ। हाँ कहीं भी किसी से पिटाई हुई हो या किसी ने तेरी बुलिंग करी हो बहुत तगड़ी, मैं एक टॉपिक दूंगा, 1 या 2 मिनट तक उस टॉपिक के ऊपर बोलना है। ठीक है बता। पहला टॉपिक है मुझे तो बहुत लोगों ने बताया कि भाई वो बंदा मेंटली स्टेबल नहीं है, वो बंदा रजत दलाल कि अनंत अंबानी का जो बड़ा भाई है आकाश अंबानी, उसने एक एक्सीडेंट करा था 2013 में, लेकिन फिर भी किसी न्यूज़ चैनल पे बात नहीं आई, किसी सरकार ने उस पर मुद्दा नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि सबको पैसे खिला दिए गए थे। तो रातों रात ड्राइवर भी चेंज हो गया था कि भाई बंदे बोलते रहते हैं कि बीजेपी अंबानी को हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, लेकिन तुम देखो 2013 में कांग्रेस की सरकार थी नेशनल लेवल पे, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या निकलता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अब ये जो कोलकाता वाला केस हुआ, इतना आक्रोश अभी चल रहा है, हंगामा चल रहा है, ये 4-5 महीने तक रहेगा बस। उसके बाद जनता भी अपना भाई कोई दूसरा टॉपिक मिल जाएगा मीडिया को दिखाने के लिए, वो उधर हंगामा शुरू हो जाएगा, फिर जनता भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगी और ये केस चलता रहेगा और सब शांत हो जाएगा। फिर अगले 4-5 साल तक जब तक कोई और ऐसा केस नहीं आता, तब तक ये बात वापस नहीं उठेगी। बहुत लोग इस चीज से एग्री नहीं करेंगे, बट इंडिया के जैसा लोग हैं, इंडिया में जैसा माइंडसेट है, डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब सूटेबल नहीं है, बहुत मुश्किल है भाई। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि तो हमारा देश ना कर्स्ड है। हम एक दूसरे को जानते हैं पर्सनली, स्कूल के दोस्त हैं बचपन के बंदों का ना, फिर वो रहता है भाई, पर्सनल टच आ जाता है ना। हाँ, तो क्यों नहीं बताऊंगा मैं बात, तुम्हें पता लग गई ये बात। Hello everyone, welcome to another episode of the Honest Jam. I am back with my dear and oldest friend, one of the oldest friend, and meet Gangadhar. ओ यार हाँ बोल। ठीक है, कैसे हो मेरे दोस्तों? ऐसे कर रहा था तू? हाँ, कैसे हो मेरे दोस्तों? मेरा नाम है निशांत मेहता और मैं चैनल चलाता हूँ यूट्यूब का, निशांत मेहता स्पीक्स से। मैं बता दूंगा तेरी सारी इन्फॉर्मेशन, तू मत बता। तू भी कैमरे के आगे कॉन्शियस हो जा। भाई मेरा पहला पॉडकास्ट है। हाँ मैं बता दूं भाई, मेरा पहला पॉडकास्ट है जिंदगी का। और मेरे को इससे पहले भी बहुत सारे ऑफर आ रखे थे मेल पे, जैसे कि भाई पॉडकास्ट कर लेते हैं साथ में, ये कर लेते हैं, लेकिन मैं ठीक है यार, अभी मैं उतना रेडी नहीं हुआ। लेकिन फिर बोलना नहीं आता तो सामाजिक तरीके बोलना से नहीं आता, लेकिन फिर इसने जब मुझे बुलाया तो मैंने कहा यार बचपन का दोस्त है। मैं और गंगा स्कूल फ्रेंड्स है। अबे साढ़े तो मुझे गंगा के नाम से बुलाएगा पूरे पॉडकास्ट में। हाँ, मैं गंगाधर से क्यों बुलाता हूँ, क्योंकि ये अगर तुम सब देखो तो ये गंगाधर जैसा लगता है। हम 11th क्लास में साथ में थे, फिर हम अलग हो गए। और पता है मुझे सबसे ज्यादा जो हम दोनों के बीच में, मतलब कि जो मुझे एक चीज याद है, 11th में ही आया था ना? हाँ 11th में चला गया था मैं, और उसके बाद मैंने 2 साल और 11th करी। 3 साल लगे मुझे 11th करने में। बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा था पूरा। ग्रेजुएशन कर रहा था मैं 11th में। तो तुझे पता है मुझे क्या याद है हमारी 11th क्लास का? एक बार मैं 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं आया था। मतलब मेरा स्कूल था कम से कम 1.5-2 घंटा दूर था मेरा स्कूल। गाजियाबाद से दिल्ली जाना होता था, लोधी रोड तो हमारी बस जाती थी, तो 1.5-2 घंटे लगते थे। तो मैं 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं आया था, फिर तू मेरे घर आ गया था, याद है? हाँ तो बस में बैठ के, मेरी स्कूल बस में ही। भाई मेरे स्कूल में यार, वैसे देखो एक चीज है, मेरे स्कूल में बहुत कम दोस्त रहे हैं, लेकिन जो भी दोस्त रहे हैं मेरे दिल से एकदम बहुत करीब रहे हैं। तेरे हिसाब से हमारा स्कूल कैसा था? एयरफोर्स बाल भारती लोधी रोड भाई क्या था? नाम का प्राइवेट स्कूल था बस। क्यों था वो सरकारी? अरे हट, सरकारी से मैं आया तो मुझे पता है वो कैसा था। और मैं तो जनरल मैं केवी से आया था उस टाइम पे, गुजरात के केवी से। मतलब बहुत आइसोलेटेड केवी होता है एयरफोर्स वाले बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, तो मेरा गुजरात वाला केवी आइसोलेटेड था। आइसोलेटेड इन द सेंस कि एक्सपोजर नहीं था इतना, वो जो नए नए ट्रेंड आते थे इंटरनेट वगैरह, इतना कुछ नहीं पता था। फिर मैं जब यहाँ आया एयरफोर्स बाल भारती, दिल्ली तो पूरा बड़ा शहर हो गया। मेरे लिए तो बहुत बड़ी नई दुनिया थी बहन, सही में गंगा। तो वहां पे भी गलीचपना फैला रहा था। मतलब इतनी छोटी स्कर्ट मैंने नहीं देखी किसी को पहनने में।
वह कसम से यार। और स्कूल के पहले दिन मुझे एक लड़की ने हाय किया ऐसे और मेरे से नाम पूछा। वो मेरे लिए पहली बार हुआ मेरे जीवन में कि किसी लड़की ने मुझे हाय किया और फिर मेरे से नाम पूछा अननोन लड़की ने। ओ ऐसा मेरे लिए बहुत बड़ी नई दुनिया थी। है वाज ना? अमेजिंग। तेरे लिए कैसा था स्कूल में? भाई मेरे तो स्कूल लाइफ बहुत बढ़िया थी, बहुत। मतलब वो होता नहीं कि बचपन में जब माँ बाप कहते थे कि अभी जो स्कूल के तो दिन है ना तो आगे चल के याद करेगा, उस टाइम पे तो समझ नहीं आता था। मैं कहा यार क्या है स्कूल, स्कूल खत्म करके अपना कॉलेज वगैरह में जाएंगे। फिर जब आ गया, इस उम्र में आ गया हूँ तो समझ में आता है यार, स्कूल लाइफ थी। जो दोस्त थे ना जिनके साथ जो मजे करने में जो मजा किया है अब हमने कितना मजा किया साथ में, तू खुद बता ना। ये कितने बंक मारे हैं, कितनी बकचोदी करते थे हम। हाँ तो गंगा और मैं स्कूल में मिले, फिर गंगा ने साढ़े अपना तुमने गंगा गंगा ही बुलाया। निशांत बहन का निशांत फिर निशांत मेहता का स्टार्ट। तेरा ये इंटरेस्ट कब स्टार्ट हुआ एंटरटेनमेंट से? मैंने स्कूल टाइम पे यही सोचा था कि यार जब मैं बड़ा बिजनेस करूंगा अपने कॉलेज के बाद, उसके बाद बिजनेस करने के बाद ना मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर उसके बाद मैं फिल्में बनाऊंगा। 15-16 में प्रैक्टिकल हुआ, थोड़ी समझ आई, तब समझ में आया मेरे को कि यार ऐसे ही नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस चीज के लिए। तो मैं यार मिडिल क्लास घर से, मेरे को क्या पता मिडिल क्लास घर साले हाँ मिडिल क्लास घर से। हाँ तो साढ़े तू मुझे कौन सा घर का समझता है? नहीं मैं तो ठीक ठाक घर का समझता हूँ गलीच घर का। साले मेरे फॉलोअर्स देखेंगे सारे पॉडकास्ट, वो बोलेंगे गंगा के यूट्यूब पर 600 के फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स 7 होने वाले हैं, 7 लाख होने वाले हैं। 7 लाख होने वाले हैं। हाँ। और गंगा ने 6 महीने में अपना मतलब कि अल्टीमेटली देखा जाए मार्च 2023 से शुरू करा था, तो 1-1.5 साल हो गया। एक साल में 600 के बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, कोई 3 साल में भी नहीं कर पा रहे हैं 100 के भी 10 के भी। तो आज तुम आज मैं हुक लाइन हमारा बेंचो वीडियो का टाइटल ये भी तो हो सकता है क्या, हाउ टू गेन 100 के सब्सक्राइबर इन 1 मंथ। हाँ कर, तो बता देगा ऐसा नुस्खा? बता दूंगा मैं। मेरे तो नहीं करवाए बहन के लोड़े। तो तू नुस्खा फॉलो कहाँ करता है मेरा? तू बात कहाँ करता है मुझसे, ये बता। मैं बता रहा हूँ, ये बंदा मेरे को लास्ट मिला था। लास्ट तो मुझे कब मिला था? 2021 में मिला था मेरे को ये लास्ट। और अभी अपने मतलब के लिए यार पॉडकास्ट शूट करना है, आ जाओ। आजा तू आजा। और अच्छा मैं ईशू और चंचल का भी अपडेट दे दो इन्हें। ईशू और चंचल बहुत जल्दी वापसी करेंगे, अभी हम थोड़ा क्या लड़ाई हो गई? नहीं लड़ाई नहीं, ईशू बीमार है, चंचल सीरियस है। किस चीज के लिए? पूरा तो बता। चंचल अपने चंचल का चैनल है चंचल गिल करके देखो जाके, मस्त कर रही है वो, ठीक है। और निशांत मेहता स्पीक्स इज हियर। देखो यार सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो। बहन के तेरे क्या करेगा तू सब्सक्राइबर को? तो भाई सब्सक्राइबर्स ना पैसों की तरह होते हैं, जितना ज्यादा आ जाए फिर भी कम लगते हैं कि और होने चाहिए और होने चाहिए। हाँ अभी तू फिर कुछ नहीं, तो ये बता चल, स्कूल की बात कर रहे थे ना। स्कूल में तेरी बेस्ट नहीं, बेस्ट तो सब पूछते हैं, कहीं भी किसी से पिटाई हुई हो या किसी ने तेरी बुलिंग करी हो बहुत तगड़ी? नहीं, बुली तो मेरे को ऐसा किसी ने नहीं करा, लेकिन यार टीचर्स मुझसे बहुत किलसती थी। ती शकल बढ़िया नहीं। टीचर्स मुझसे बहुत खिलसती थी। तो ना टीचर्स ना ऐसा होता था भाई, अभी भी मुझे याद है वो सिनारियो याद है मेरा। पापा निकलते थे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, 10 मिनट बाद वो घर आ जाते थे और मम्मी को बोलते थे अरे इसके स्कूल से बुलाया मेरे को, मैं जा रहा हूँ। अरे हमारे स्कूल वाले थे भी ऐसी, हर छोटी छोटी चीज में बुला लेते थे मेरे को। हर मतलब ऐसा हुआ था, मुझे अभी भी याद है, हफ्ते में 3 बार बुलाया था मेरे पापा को। अबे यार कुछ क्या बहनचो क्या कर दिया मैंने ऐसा जो बहनचो तुम मेरे बाप को 3 बार बुला रहे थे? किस लिए बुला रहे थे? या वो क्लास मिस करने के ऊपर? क्लास मिस नहीं, तो क्लास में शैतानी कर रहा था। एक हमारी टीचर थी भल्ला मैम। मेरे पापा भी बहुत नफरत नहीं मतलब कि भाई उस टीचर ने जो भाई जो मेरी और मेरे पापा की साथ में लगाई है ना। कैसे क्या था उसने? उसमें यही था यार, मेरे क्या कहते हैं, शैतानी कर रहा हूँगा मैं किसी से, या गाली गलौज कर रहा हूँगा, या किसी से मारधाड़ कर रहा हूँगा, घुस गई अचानक से और देख लिया कि अरे ये तो यही है निशांत।
मेरे से भी बात नहीं करती थी, छूटते ही सीधा मैं तुम्हारे पापा को कॉल कर रही हूँ। और पता नहीं यार, मेरे पापा भी पेरेंट टीचर मीटिंग में नंबर दे के आ गए थे अपना, कि अगर ये कुछ भी शैतानी करे तो आप मेरे को बताइए। सीधा मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे पापा, 10 मिनट बाद घर आके बोलते थे कि इसके स्कूल से बुलाया, मैं जा रहा। मेरे साथ उल्टा हुआ था। मेरे पापा को उस भल्ला ने इतना बुलाया, वो क्योंकि हमारी क्लास टीचर भी तो थी वो। हाँ, क्लास तो टीचर वही बुलाती थी, जब भी बुलाती थी। तो मेरे पापा, अब हमारा रास्ता 2 घंटे का है, हाँ। मेरे पापा को हर हफ्ते 1-2 बार बुलाई रही है। तो एक दिन मेरे पापा ने परेशान होकर कहा कि भाई मेरा नंबर चेंज कर दे, नहीं तो या तू शैतानी करना बंद कर दे। फिर मेरे पापा नहीं आए उसके बाद पूरे साल। और सुना, क्या चल रहा है तेरा जीवन? मेरा तो बढ़िया चल रहा भाई, मौज है। कैसे? मौज चल रही है मेरी। अब कुछ तुझे मेरी हंसी क्यों नहीं पसंद है? हैं? तुझे मेरी हंसी क्यों नहीं पसंद है? अरे जब तेरे मैं शॉर्ट्स देखता था मैं, यार बंदे कुछ बात कर रहे हैं, अचानक हैं हंसता। मैं कहा, कौन हिनहिना रहा है, क्यों हिनहिना रहा है तो ऐसा? मैं कहा भाई इतनी गंदी हंसी है कि भाई तेरे जो व्यूज नहीं आते होंगे ना, बंदे रख देते होंगे जैसी तेरी हंसी सुनते होंगे ना वो। चल ठीक है, तेरा चैनल सारा ओपिनियन के बारे में है ना, तुझे ओपिनियन देना पसंद है? हाँ चल ठीक है, एक मिनट तक तुझे ओपिनियन देना है। मैं एक टॉपिक दूंगा, तुझे 1 या 2 मिनट तक उस टॉपिक के ऊपर बोलना है। ठीक है, बता। पहला टॉपिक है वाह भोसड़ी तू पागल ये नहीं लिखा हुआ था मैंने। बंदे बोलेंगे ऐसे तो बड़ा सीरियस बना फिरता है अपने उसमें यूट्यूब चैनल पे। चल ठीक है, गर्ल्स। क्या गर्ल्स पे? क्या गर्ल्स? बस ऐसे ही तेरे रैंडमली तू बोलना शुरू कर। गर्ल्स के पहला वर्ड सुनते ही तेरे दिमाग में क्या आता है? भाई ऐसे तो कुछ नहीं आता मेरे दिमाग में कि गर्ल्स का लेके अभी अभी देश में जैसे हालात चल रहे हैं भाई, वो जो कोलकाता वाला केस हुआ था, तो वो चीज़ देख के लगती है भाई, वो सब जैसे गर्ल्स का तो अभी वो पूरा सेंसिटिव टॉपिक है, वो हालात देख के तो लगता है कि भाई जुडिशियल सिस्टम पूरा फक्ड अप हो रखा है अपना। और तो वो चीज़ लगती है कि भाई बंदे कहते हैं ना कि जो गर्ल्स वाला कोलकाता वाला केस हुआ था, अब तू उससे पहले देख कि एक निर्भया वाला भी केस हुआ था, और उसके बाद एक आसिफा वाला भी केस हुआ था। बहुत हंगामा हुआ था, बहुत राइट्स हुए थे, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट करा था उस चीज़ को लेकर। लेकिन अब तू ध्यान से सोच, तो क्या उसका कोई आउटकम निकलता है? नहीं, उसके बाद कोई आउटकम निकला? नहीं। 2012 का जो निर्भया केस हुआ था, 2012 का ना ना 2012 का जो निर्भया केस हुआ था, उसके बाद देख कितना हंगामा मचा था, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। यस, एग्जैक्टली। कि तुम चाहे इंटरनेट पे कितना ही हंगामा मचा लो, कितना ही प्रोटेस्ट कर लो भाई, जब तक जो रूट कॉज है ना इन सब चीज़ों के होने का, वो तेरे 2 मिनट हो गए, अब मैं ही बोलता हूँ ना। जो रूट कॉज है भाई, वो जब तक नहीं ठीक होगा ना, तब तक ये चीज़ें भी सॉल्व नहीं होंगी, और ये चीज़ें आगे होती रहेंगी जब तक रूट कॉज को सॉल्व नहीं किया जाएगा। रूट कॉज क्या है तेरे अकॉर्डिंग? रूट कॉज पता है मेरे अकॉर्डिंग ये है कि लोगों का ना डर खत्म हो गया है। हाँ एग्जैक्टली, लोगों को क्या लगता है मतलब एक होता है ना कि सिस्टम का, लॉज का जो एक पॉजिटिव डर होता है कि आपको समाज में कुछ नियम कायदे फॉलो करने हैं समाज में रहने के लिए, ताकि एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दो, आप समाज को खराब ना करो, उसके लिए एक नियम कायदे होते हैं। लोगों का ना वो डर खत्म हो गया है कि भाई अब अगर हम नियम कायदे फॉलो भी नहीं करेंगे तो आराम से निकल सकते हैं। और वो जुडिशरी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ें तब तक ही रहेंगी भाई। सब इसका एक चीज़ लगता है कि भाई, क्योंकि वीक जुडिशरी किस चीज़ की वजह से है? वीक डेमोक्रेसी की वजह से। डेमोक्रेसी वीक, क्या कहते हैं उसे, हम क्या है वीक पब्लिक की वजह से अल्टीमेटली, यही तो। अब तू अगर ध्यान से सोचेगा, प्रैक्टिकल होकर सोच, तू अपने इमोशंस ना अपने ऊपर हावी मत होने दे, प्रैक्टिकल होकर सोच कि अभी जो कोलकाता वाला केस हुआ, इतना आक्रोश अभी चल रहा है, हंगामा चल रहा है, ये 4-5 महीने तक रहेगा बस। ठीक है। उसके बाद जनता भी अपना भाई कोई दूसरा टॉपिक मिल जाएगा मीडिया को दिखाने के लिए, वो उधर हंगामा शुरू हो जाएगा, फिर जनता भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगी और ये केस चलता रहेगा और सब शांत हो जाएगा। फिर अगले 4-5 साल तक जब तक कोई और ऐसा केस नहीं आता, हाँ, तब तक ये बात वापस। तो ये पैटर्न दोबारा ना रिपीट होता रहता है हर कुछ सालों में। क्यों हो रहा है? कि भाई इसके जो रूट कॉज है तुम उसे सॉल्व नहीं कर रहे। रूट कॉज क्या है भाई? वीक जुडिशरी, वीक डेमोक्रेसी। मैं एक चीज़ है भाई, आई नो बहुत लोग इस चीज़ से अग्री नहीं करेंगे, बट
इंडिया के जैसा लोग हैं, इंडिया में जैसा माइंडसेट है, डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब सूटेबल नहीं है। हाउ आर यू सेइंग दिस? व्हाई डू यू से दिस? यार डेमोक्रेसी सूटेबल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया की जो जनता है उसके लिए डेमोक्रेसी सूटेबल नहीं है। क्या तुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी की वजह से बहुत सारी डायरेक्शंस आ जाती है किसी यार एक एक तो कंट्री को जाने के लिए, ना और बहुत सारी डायरेक्शंस किसी के लिए भी सही नहीं है? अगर तू इंडिविजुअली देखे, अगर तेरे पास बहुत सारी डायरेक्शंस है तो तू किसी में भी सफल नहीं हो पाएगा, है ना, ये क्योंकि बहुत सारे ओपिनियंस आ जाते हैं। एक तो है डेमोक्रेसी इज अ वेरी स्लो एंड लेंदी प्रोसेस, क्योंकि तेरे को सबके ओपिनियन लेने पड़ते हैं, एग्जैक्टली माई पॉइंट। यस। सबके, तेरे को हर चीज सुननी पड़ती है, ये सब करना। वो चीज सही भी है, लेकिन वो चीज सही तब है जब जो मासेस है ना, जनता है, वो इतनी मेच्योर हो, इतनी इंटेलेक्चुअल हो कि वो अपने देश का भला सोच सके। वही। अब तू आज के टाइम पे मासेस का देख, तुझे लगता है वो जीडीपी क्या होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें जो टेक्निकल टर्म्स है वो समझ पाएगी। मेजॉरिटी को नहीं समझ में आएगी भाई ये चीज़ें। अब तू देख ले देश की आबादी कितनी है, 140 करोड़ आबादी है। 140 करोड़ में एलिजिबल वोटर्स कितने, सिर्फ 100 करोड़। 100 करोड़ में तो अभी तक हाईएस्ट वोटर टर्नआउट कितना निकला है, 60% का, मतलब 60 करोड़। 60 करोड़ 140 करोड़ में से सिर्फ 60 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं और फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। और 60 करोड़ में भी तू देख ले कितनी जनता ऐसी है जिसको एजुकेटेड है, और एजुकेटेड है, जो इंटेलेक्चुअल। सेंसिबली वोट कर रही है कि हाँ जी जेन्युइनली हमारी कंट्री के लिए अच्छा है। तो देख ले भाई, आज के टाइम पे बंदे ऐसे हैं जो भाई 500 रुपए और एक बियर की बोतल में अपना वोट चेंज कर सकते हैं। उनको भाई वोट देखने से पहले ये देखते हैं कि भाई कास्ट हमारा, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी जात वाला बंदा खड़ा हुआ है नहीं है, हमारे धर्म वाला बंदा खड़ा हुआ है नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे खेलते हैं वो। उनके लिए डेवलपमेंट दिखाने के लिए, डेवलपमेंट को उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई तो उस चीज़ को छुपाने के लिए वो क्या करते हैं भाई, जाति, रिलीजन, ये वाला कार्ड खेलते हैं। तो वो चीज़ लगती है भाई, ये अब ये साइकिल ना बार बार रिपीट होता रहता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई बार बार एक विशियस सर्कल की तरह बन गया, बार बार जो चीज़ रिपीट हो रही है उससे तुम एक पॉजिटिव आउटकम कैसे निकालोगे। तो गर्ल्स के बाद मेरा नेक्स्ट था कि 2 मिनट तक जिस पे बोलना, आरजी कार कॉलेज था। कोलकाता वाला जो केस हुआ है, हाँ वो आरजी कार कॉलेज है उसका नाम। तो फिर हाँ। उस टाइम अब जाके जैसे तू कह रहा है ना सेंसिटिव हो गए गर्ल्स को मैटर को लेके, गर्ल्स का यार देख बहुत जनरल टॉपिक तूने बता दिया। हाँ, अब उसमें से कोई तो स्पेसिफिक जो चीज टॉप ऑफ द माइंड चल रहा है वो अब यही है, चल रहा है अभी टॉप ऑफ द माइंड यही चल रहा है क्योंकि यही सबसे रिसेंट केस हुआ है। ये जो बंदा अभी पकड़ा गया है, तो ये शादी हो चुकी है, डिवोर्स दे चुका है, ये चलता रहा 5-6 साल पूरा। हाँ ये 5-6 साल 10 साल से चलता रहा। ये 5-6 साल या फिर कुछ सालों पहले उसी कॉलेज में कुक था। फिर उसके बाद वहां से डिसिपियर हुआ। फिर उसके बाद ये सिविल वॉलंटियर बना पुलिस में। फिर एक ये उस डिपार्टमेंट में जो मतलब सिविल वॉलंटियर वाले डिपार्टमेंट में जो एलिट में होता है, जो केक होता है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में केक होता है ना, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कमाई होगी। तो वो कमाई वाला डिपार्टमेंट था कि तुम हॉस्पिटल में लग जाओ सिविल वॉलंटियर बन के। तो वो आरजी कार कॉलेज में लगा कि वहां पे बेड दिलवाना, ये वो सब चलता रहा। तो अब वहां पे उस पॉइंट में ये भी आया कि वहां का जो वो प्रिंसिपल था उसी टाइम पे वो भी चेंज हुआ, वो भी भ्रष्टाचारी आया लोडू। फिर वहां के जो इलेक्शन होते थे, कॉलेज इलेक्शन, ये वो, क्योंकि वो स्टडिंग मेडिकल स्टडिंग कॉलेज था, तो वहां पे वो सब भी था। तो फिर वहां पे वो लोग पोर्न भी बनाते थे। अच्छा, ये भी आया रिपोर्ट में कि वो डेड बॉडीज के साथ भी उन्होंने पोर्न बनाई है को रिप्रेजेंट। जैसे ABVP है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और NSUI है, तो वैसे ही वहां पे भी है जो ममता बनर्जी की क्या है, TMC ऊपर वाले लोग थे, वो भी उसके साथ कनेक्ट हो गए। तो ऐसे ऐसे करके ये सब चलता रहा। तो वो आराम से हॉस्पिटल में आ जा सकता था, ये वो सब चलता रहा। उसके पास कोई रोक टोक नहीं है। मतलब कि उसने उससे पहले उसने क्या क्राइम कमिट कर दिए, डिवोर्स वाला, उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस करा। हॉस्पिटल से भी काफी क्राइम केस हुए। हॉस्पिटल में भी उसके ऊपर किसी डॉक्टर ने पहले भी मोलेस्टेशन का केस दर्ज कर रखा था। ऐसा ऐसा सब चलता रहा। तो वो जो सिस्टमैटिकली, जो मैं कह रहा हूँ कि वहां तक लीड करता है, जो तू कह रहा है कि डेमोक्रेटिकली सिस्टमैटिकली कोर्ट लॉ एंड ऑर्डर लोड़ा लसन, तो वो सब वहां से आता है कि जब उसके साथ कुछ एक्शन ही नहीं हुआ इतने टाइम से, तो फिर उसमें डर ही नहीं है। कोर्ट, एक चीज मुझे पता चली है, मतलब पता क्या चली, एक समझ में आई है कि यार देख, कोर्ट केस होने से या जो बंदा जेल जाता है ना, 2 ऑप्शन होते हैं, एक्सट्रीम ऑप्शन। या तो वो बंदा सुधर के बाहर निकलता है, या तो वो बंदा और खराब हो जाता है। एग्जैक्टली तो ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि भैया बंदा और खराब हो गया। अब ये चीज होती है यार, देखो फिर भी अगर उसके अंदर एक सिस्टम का डर रहता ना कि अगर मैंने कुछ ऐसा करा तो मेरे को भाई
मेरे साथ बहुत खराब हो जाएगा। हम्म। तो मुझे लगता है मैं भी शायद वो नहीं करता ये चीज़, लेकिन उसके अंदर वो डर नहीं है। मे बी उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, भाई मेरे ऊपर तो 2 केस हो रखे हैं, डिवोर्स केस, कुछ नहीं होएगा। उसका कुछ नहीं हुआ, हाँ तो अब मतलब कि अगर वो ये कर दो मेंटालिटी जो है वो बहुत डिफरेंट है मैंचोद। यार, मेंटालिटी को ना तुम देखो एकदम से चेंज नहीं हो सकती जो समाज हाँ। की होती है। वो लॉन्ग टर्म में वो जनरेशन्स लग जाते हैं मेंटालिटी को चेंज करने में। अब जैसे मान ले कि क्या कहते हैं, आज के टाइम पे हम्म। लड़कियां नौकरी करती हैं, हम्म। ये चीज़ कहाँ थी यार 30-40 साल पहले। तो आज के टाइम पे तो लड़कियों को नौकरी करने को तो नॉर्मल माना जाता है, नौकरी नहीं कर रही तो आज के टाइम पे लड़कियों को भी बेरोजगार बोल दिया जाता है कि यार बेरोजगार है। पहले कहाँ बोला जाता था, पहले तो सीधा थोड़ी बहुत जो पढ़ाई करवाई उसके बाद शादी करवा देते थे। वही। तो वो जो ना मेंटालिटी चेंज होने में ना भाई टाइम लगता है। आप शॉर्ट टर्म में आप कैसे मेंटालिटी चेंज करोगे, डर पैदा करके। डर कैसा, सिस्टम का डर, बहुत मुश्किल है भाई। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मैंने हमारा देश ना कर्स्ड है, श्राप मिला हुआ है हमारे देश को। कैसे? अब तू देख हमारे देश का ज्योग्राफी देख, ऊपर नॉर्थ में पहाड़ है, साउथ में तेरे अच्छे अच्छे बीचेस हैं, मतलब जंगल बढ़िया एकदम, हाँ हरियाली। मिनरल्स हैं, मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सर नीचे। सब हैं, सब अवेलेबल है। हमारी कंट्री की जो लोग हैं, दे हैव वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड। जब दूसरे बाहर के देशों में जाते हैं तो अब तू देख ले अमेरिका की ज्यादातर बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियन ही है। क्यों है भाई? है वो ब्राइटेस्ट, मतलब उनका दिमाग तेज है। अब वहाँ जाके उनको वो एनवायरनमेंट भी मिल गया, वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो भैया उन्होंने अपने वो तेज दिमाग को प्रेजेंट भी करा उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने अचीव कर लिया। तो ये चीज़ लगती है भाई, सब कुछ है हमारे देश में, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा देश भाई उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पा रहा जिस लेवल पे उसे ग्रो करना चाहिए था। तो एक चीज़ देख रहा है, सब सब कुछ है। जैसे मैं तुझे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान ले दो लोगों की रेस लगनी है, एक के पास साइकिल है और एक के पास गाड़ी है। अब तू इस सिचुएशन में बता कि भाई किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है? साइकिल और गाड़ी गाड़ी वाले के गाड़ी वाले के ज्यादा और चांसेस क्या? है। लेकिन अब मैं एक ये क्लॉज जोड़ दूं कि भाई जो साइकिल वाला है उसको साइकिल चलानी आती है, लेकिन गाड़ी वाला है उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, फिर कौन जीतेगा? साइकिल वाला जीतेगा ना, हाँ। क्योंकि गाड़ी वाले को तो गाड़ी चलानी नहीं हाँ। आती। सेम चीज़ भाई हमारे देश में है। हमारे देश में सारे रिसोर्सेज है, सारा पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को यूज़ करना ही नहीं आ रहा लोगों को भाई। फिर चाहे वो सरकार हो गई या लोग हो गए उस और पर। और मेरा एक थॉट ये भी है, बहनचोद जो थॉट प्रोसेस है ना वो साला, एक तो होता है कि पॉजिटिव थॉट प्रोसेस कि तुम पॉजिटिव रहो, अच्छे इंसान हो, ये वो मैं हर बार ये बात बोलता हूँ और यहाँ पे बैठा हुआ हाँ कि वो माइंडसेट अगर क्रिएट हो जाए तो तुम सब अपने आप सही होता चला जाएगा। हाँ, पर जो वो रेशियो है ना वो साला पॉजिटिविटी का, पॉजिटिव माइंडसेट कम का है, नीचे गिरता जा रहा है और नेगेटिव माइंडसेट का बहुत ऊपर आता जा बहुत रहा कम है भाई। है। खुद ही मान लेना भाई देश की सबसे बड़ी अचीवमेंट पता है लोग क्या मानते हैं? जब देश छोड़ के कि भाई ये बंदा देश कनाडा सेटल हो गया, यूके सेटल हो गया, यूएस सेटल हो गया। तो जो इंसान का भाई, जिस सोसाइटी की मेंटालिटी यही की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही मानी जाती है कि भाई वो बंदा देश छोड़ के चला गया है। यूएस में नौकरी कर रहा है, हाँ वहाँ यूएस नौकरी में। कर रहा है, बाहर चला गया है, जीवन तो सही जी रहा है। हाँ, तो वो चीज़ लगती है भाई कि चल ठीक है, मूव ऑन करते हैं। हाँ लेट्स शिफ्ट टू अदर टॉपिक। 2 मिनट तक बोलना है, मैं चूत इतने सारे टॉपिक लिखे हुए थे मैंने, अब 2 मिनट तक लगातार बोलना चाहिए, ठीक है? हाँ। LGBTQIA+। LGBTQIA+। यस प्लस। भाई मैं तो सपोर्ट करता हूँ, सिर्फ एल। वाई वाई। जो GBTQIA+ है वो नहीं, सिर्फ एल, वो भी 10 सेकंड हुई है। हाँ भाई, मैं भी LGBTQIA+ का मेंबर हूँ। आई एम ऑल्सो लेस्बियन जस्ट ट्रैप्ड इनसाइड अ मैन्स बॉडी। नहीं यार, वैसे सही है यार LGBTQIA+, जब तक यार देखो वो किसी दूसरे इंसान को हार्म नहीं कर रहे, किसी दूसरे आप यार किसी दूसरे इंसान को हार्म नहीं कर रहे, तब तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आपस में कर रहे हैं भाई, अपना प्यार कर रहे हैं एक दूसरे, तो मुझे वो चीज़ लगती है कि भाई मेरे को एज एन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो अपने आप को जिस कभी कभार कुछ कुछ सिचुएशन में देखता हूँ, किसी अपने आप को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ना, वो बहुत प्रॉब्लम है। कि वो
कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाते हैं LGBTQIA+ के अपने अपने राइट्स को डोमिनेट करने के लिए उनका असली चेहरा बाहर आ जाता है। हाँ। कंटिन्यू। तो वो चीज़ लगती है भाई। अब एक चीज़ लगती है बंदे LGBTQIA+ वाले बंदे बोलते हैं कि हमें बच्चा अडॉप्ट करने की भी राइट मिलनी चाहिए। तो वो चीज़ लगती है क्या पता वो उस सही मेंटालिटी में है कि वो उन बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें। पागल कह रहा है क्या उन्हें तू? यार मुझे पता है एक चीज़ लगती है LGBTQIA+ वाली जो कि वो अपने बिलीव्स को ना दूसरे लोगों पे बहुत ज़्यादा थोपते हैं। मेरे को ये वाली चीज़ लगती है बहुत और ज़्यादा। मुझे भी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है। हमने कई बार बात करी है यहाँ तीनों ने बैठ के हाँ। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि उनके राइट्स उन्हें ऐसा लगता है कि वो दूसरों को भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, मतलब जो हाँ। उन्होंने राइट्स खुद क्रिएट किए अपने माइंड से। यार आपका दूसरा डिफरेंट माइंडसेट हो सकते हैं लोगों के, लेकिन ये नहीं है कि भाई आप अगर किसी चीज़ में मानते हो तो ज़रूरी नहीं है दूसरे बंदे को भी ज़बरदस्ती मनवाओ, उस पर अपनी चीज़ें थोपो। तो मुझे ये चीज़ बहुत लगती है कि भाई कुछ ज़्यादा ही वो एग्रेसिव मोड पे आके ना बंदों को अपने राइट्स को ना इम्पोज करते हैं दूसरों पे। तो वो चीज़ गलत लगती है। अब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो गे हैं, लेस्बियन है, बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं अपना, भाई अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, वो किसी को परेशान नहीं करते, तब तक चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ तुम दूसरों को परेशान करना शुरू कर दो ना, प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है। चल ठीक है, रील्स। मतलब अगर तेरे को अपना चैनल ग्रो करना है ना सब्सक्राइबर्स के मामले में, तो शॉर्ट्स भाई, शॉर्ट्स से तो बहुत जल्दी से ग्रो कर सकता है। मैंने तो ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो लॉकडाउन में जिन्होंने अपना शुरू करा था और आज 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए हैं। तो ये रहता है कि भाई शॉर्ट्स से तेरे पास सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं जो देख शॉर्ट्स देखेंगे। लेकिन मान ले अब तू कह रहा है कि अगर फुल लेंथ, बहुत लोगों का ये होता है कि भाई फुल लेंथ वीडियोस में फिर व्यूज़ नहीं आएंगे। अब शॉर्ट्स के सब्सक्राइबर्स तेरे चैनल से जुड़ गए तो भाई वो कन्वर्ट तो होंगे फुल लेंथ वीडियो में। मान ले 10% भी कन्वर्ट हुए, 1 मिलियन का चैनल है, 10% भी कन्वर्ट हुए तो भाई 1 लाख तो आएंगे। तेरा चैनल तो चलेगा ही चलेगा, एल्गोरिदम तो बूस्ट होगा ही होगा। पता तो सबके है कि ये करो, मतलब सबको ये पता रहता है कि मेहनत करो, क्वालिटी कंटेंट दो, अच्छा कंटेंट दो, ये वो। भाई देख एग्जैक्टली बताओ अब मुझे। बेसिक चीजें तो यार देख सेम ही होती हैं। अब तू बोलता है कि भाई कंसिस्टेंट रहना, मेहनत करना, वो जो बेसिक चीजें होती वो हैं सेम है। जिसके वही ऊपर वो अंदर की क्रिस्प बता जो तेरे लिए वर्क किया है, जो ग्रो कि होता जो है, तूने 1 महीने में 100 के सब्सक्राइबर जोड़े हैं। जो चीज लाइक शायद मेरे लिए काम कर जाए वो शायद दूसरों के लिए काम ना तेरे करे। लिए क्या काम किया? मेरे लिए तो यार देख, मेरा ये चीज था कि जो भी ऐसा टॉपिक है जो उठ रहा है या ट्रेंड में है, उस पर मेरे क्या ओपिनियन है, मैं वो बोलता था। अब मेरे ओपिनियन, मैं ये नहीं कह रहा मैं जो ओपिनियन दे रहा हूँ वो हर टाइम सही होगा, वो गलत भी होता है, बहुत बार गलत भी हुआ है, लेकिन वो मेरा ओपिनियन है। मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, बंदे उससे अग्री भी करते हैं, डिसअग्री भी करते हैं, लेकिन ये चीज़ है, वो चीज़ बंदों को तुम रॉ रहो, रियल रहो। क्योंकि आज के टाइम पे ना ये जो फेक चीज़ें जो चलती हैं ना भाई, उससे बंदे ना यूज टू क्या, बंदे ना बोर हो चुके हैं, ऊब चुके हैं एक तरीके से। कैसे कि यार उन्होंने वो पूरे टाइम वही देखा है बॉलीवुड से लेके लाइफस्टाइल, वो फेक, जैसे आज के टाइम पे मतलब होता नहीं यूट्यूब पे कि भाई कि हमारे पास ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं, ऐसा ऐसा घर है, भाई वो हर दूसरा यूट्यूबर कर रहा है आज के टाइम पे। तो ना अब ऑडियंस, तुम अगर चाहे बिजनेस हो या यूट्यूब हो, तुम्हें ना ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है ये चीज़ें। यार ऑडियंस इतनी यूज टू हो चुकी है ना कि अब वो ना इरिटेट हो चुकी है अब ये फेक लाइफस्टाइल और इन सब चीज़ों से, तो उनको ना वो क्रिएटर ज्यादा पसंद। रिलेटेबिलिटी अब क्यों आया वर्ड ट्रेंड में? रिलेटेबिलिटी, हाँ, कि वो बंदे ना उनको यूज टू होना, मतलब कि यार उनको ना देख के, ऐसा किसी बंदे का कंटेंट है उनको देख के ही पता लग जाना चाहिए कि भाई ये बंदा रियल है, ये बंदा कुछ भी फेक नहीं कर रहा। अब दिखाने का तो यार मैं भी 25 चीजें दिखा दूं भाई कि ये मेरा फेक ये है, किसी की दोस्त की मर्सिडीज या BMW उठा के ले आऊं कि भाई मेरे पास तो ये है वो। अब जब नहीं है यार मेरी औकात भैंचोद BMW की, तो नहीं है भाई, जब कमाऊंगा जब चल ठीक है, 2 क्वेश्चन है अब। पहला तो ये है कि तू कैसे डिसाइड करता है पूरी एक वीडियो की टाइमलाइन? अगर मतलब कि तुझे कल वीडियो बनानी है तो फिर तू कैसे डिसाइड करता है कि ये वीडियो की होनी चाहिए? ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन है। हाँ। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि तुझे कि तूने किसी वीडियो की टाइमलाइन डिसाइड करी हो पूरी और तुझे पता है कि उस टाइम पे एडिट पे ही या फिर रिकॉर्ड करते समय कि ये फटने वाली है नेक्स्ट डे, कि इस पे 1-2 मिलियन व्यूज गारंटीड आने वाले हैं। हाँ, सबसे पहले तो भाई देखो, तुम्हें ये चीज़ देखनी है कि ट्रेंड में क्या आ रहा है। ट्रेंड में
क्या अभी हॉट टॉपिक चल रहा है, लोग किसके बारे में इंटरनेट पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अगर तुझे कल वीडियो बनानी है तो अभी तू क्या तो पिक करेगा? वो तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा। नहीं, अगर तुझे अभी के अभी डिसाइड करना होगा तुझे कल वीडियो बनानी है, तो तेरे दिमाग में अभी क्या है कि कल वो हिट करेगा? अभी तो यार जैसे देख, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी, मतलब कि हल्का फुल्का हिट एक करे। मूवी हिट हुई है स्त्री 2, हम्म उसके रिलेटेड टॉपिक बनाऊंगा मैं, और जो कि मैंने बना भी रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे। वो तो देख, वो जैसे देख, मान ले अंबानी की शादी के जब ट्रेंड चल रहा था, तो अंबानी की शादी का जो ट्रेंड चल रहा था, मैंने वो ट्रेंड पकड़ा, क्योंकि उस ट्रेंड पे उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंटरनेट पे उसके बारे में बात हो रही थी। अब ये नहीं है कि भाई मेरा देख प्लान ऑफ एक्शन ये रहता है कि भाई जो हर बंदा उस चीज के बारे में बात कर रहा है, मैं उसी चीज के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं कुछ उसी टॉपिक वही रहेगा, लेकिन कुछ अलग सब्जेक्ट पकड़ूंगा मैं, जो उसी से रिलेटेड रहेगा। जैसे मैंने अंबानी के टॉपिक, जो शादी वादी चल रही थी उसके टॉपिक पे बात करी थी, तो मैंने बात करी थी कि अनंत अंबानी का जो बड़ा भाई है आकाश अंबानी, उसने एक एक्सीडेंट करा था 2013 में। so you went that way. एस्टन मार्टिन से अपनी एक्सीडेंट करा था, दबा दिया गया था, दबा दिया गया था, किसी न्यूज चैनल ने वो कवर नहीं करा था, सबको पैसे खिला दिए गए थे। तो मैंने कहा देख, अंबानी वेडिंग तो अभी चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, अब मैं अंबानी वेडिंग के बारे में ही बात करूंगा तो बहनचोद उसके लिए मतलब हजारों लोग हैं उस चीज के बारे में बात करने। तो हुक हो गया अंबानी वेडिंग, लेकिन उससे कुछ अलग टॉपिक पकड़ूंगा मैं। तो हुक के बाद कट टू आया है कि मैं ये बताऊंगा कि अंबानी वेडिंग के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं उसके भाई के बारे में बात करने वाला। रिलेट, भले ही एटमॉस्फेयर सेम रहेगा, लेकिन कुछ अलग टॉपिक पकड़ूंगा जिससे बंदे, जो बाकी बंदे देख, मतलब वो चीज, उस चीज के बारे में बात नहीं हो रही हो कि भाई उसने 2013 में बंदों को उड़ा दिया था, एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन फिर भी किसी न्यूज चैनल पे बात नहीं आई, किसी सरकार ने उस पर मुद्दा नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि सबको पैसे खिला दिए गए थे। तो रातों रात ड्राइवर भी चेंज हो गया था, लेकिन फिर मैंने आखिर में अपना ओपिनियन ये दिया कि भाई बंदे बोलते रहते हैं कि बीजेपी अंबानी को हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, लेकिन तुम देखो 2013 में कांग्रेस की सरकार थी नेशनल लेवल पे, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या निकलता है? चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बिलियनेयर से कोई पंगे नहीं लेता। क्योंकि वही है जो तुम्हारे अपने साथ रखना, मतलब यार फायदेमंद है। हाँ, फायदेमंद है। और मैं तो भाई ये चीज तो भाई प्रूव्ड है कि किसी भी डेमोक्रेसी की सरकार बिना उस देश के बड़े बिलियनियर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के हेल्प के बिना नहीं चल सकती। एग्जैक्टली। अब तो यूएस में भी, क्योंकि एक बिजनेस के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हें वो रन करना उसी कंट्री में वो बिजनेस, तो उनके लिए कितना स्मूथली चलेगा वो बिजनेस, वो डिपेंड करता है उस गवर्नमेंट के ऊपर। ये बहुत मैटर करता है। अब कल को भैंचोद अगले इलेक्शन में सरकार चेंज हो गई कांग्रेस की, तो कांग्रेस की हेल्प करेंगे। ऐसे ही चलता आ रहा है। ये बात बताओ भाई, इंदिरा गांधी की हेल्प धीरूभाई अंबानी ने नहीं करी थी? आज भी वो इंसिडेंट आ रहा है, बताओ, गायब है बंदा, फोटो साथ में है इंदिरा गांधी और धीरूभाई अंबानी की साथ में, कितनी हेल्प करी थी। अब वो भाई सरकार चेंज हो गई तो अंबानी अब बीजेपी की हेल्प कर रही है, कल को कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो अंबानी कांग्रेस की हेल्प करेगी। तो भाई ये चीज तो चलती रहेगी। जो बंदे कहते हैं भाई बीजेपी से लॉयल है, वो बिजनेसमैन सिर्फ अपने पैसों से लॉयल रहता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से लॉयल नहीं रहता। ये चीज होती है, पॉलिटिकल पार्टी को रखेल की तरह रखता है बीजेपी। जब तक मजा निकल रहा है, जब तक काम निकल रहा है, तब तक है। जिस दिन चेंज हो गई, उससे बेटर चीज आ गई, उस पर चल जाएगा। यस मैन। चल तो अब सोशल मीडिया की बात करते हैं। तेरे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तू पूछ सकता है कभी भी, तेरे को मन करे किसी बात कोई बात करने का तू कर सकता है। ठीक है भाई। सोशल मीडिया क्या है यार, सोशल मीडिया मुझे ऐसा लगता है जो टॉक्सिक भी बहुत हो रखा है आज के टाइम पे। देख चल, हम तो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, हम इंटरनेट पे जो कंटेंट बनाते हैं, हमारा तो फायदा है, एंगेजमेंट बढ़ती है, हमारा करियर है उस चीज से। लेकिन सोशल मीडिया तो देख आज के टाइम पे कितना टॉक्सिक हो रखा है। जो बंदे क्या लड़ाई झगड़े करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। मुझे तो एक चीज लगती है, मुझे सोशल मीडिया पे ना दो टाइप के लोग दिखते हैं। एक जो सोशल मीडिया को यूज करते हैं, और दूसरे जो सोशल मीडिया पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं। हाँ, डिफरेंस बता भी कभी। बर्बाद करने वाले बंदे, जैसे तूने वो रील्स देखी होगी ना, कोई जो कंट्रोवर्शियल रील है, दलाल की लड़ाई की हो गई, मतलब एज इन किसी भी टॉपिक से वो एक दो ओपिनियन बना सकती है वो जो रील, वैसी वाली टाइप की।
तो मैं बंदों को देखता हूँ, एक ने कमेंट करा, उसके नीचे भैंचोद 100-200 रिप्लाई आ रखे हैं। तुम एक बात बताओ, अगर तुम भैंचो सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कमेंट करके लड़ भी रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा कोई फायदा निकल रहा है उससे? तुमने अपने चलो ईगो तो सेटिस्फाई कर ली, लड़के भैंचो कमेंट्स करके, तुमने एक दूसरे को रिप्लाई करके उसको नीचा दिखा के तुमने अपनी ईगो सेटिस्फाई कर ली, लेकिन उस ईगो सेटिस्फाई करने से कोई फायदा निकल रहा है? अनलेस एंड अनटिल तुम कोई डिजिटल क्रिएटर हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। जैसे देख, हम दोनों का ये है भैंचो, हम तो कंटेंट डालते हैं सोशल मीडिया पे, हमारा तो भाई फायदा मिल रहा है, हमें तो पैसे मिल रहे हैं। भैंचो महीने के इतने कमा रहे हैं, अच्छा तो भाई तुझे ही मिल रहा हूँ, हमें तो नहीं मिल रहे। अब भाई मेहनत के ऊपर होता है, तेरे को नहीं मिल रहे तो भाई तो भाई अपना देख, अपना करियर सेट हो रहा है। लेकिन उन बंदों का भैंचो जिनका जो कोई सोशल मीडिया के करियर से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, वो क्यों भाई अपना इतना टाइम यूज मतलब बर्बाद कर रहे हैं अपना सोशल मीडिया पे? चल ठीक है, तो मुझे ये बता कि क्रिंज कंटेंट क्यों चलता है? ये मैंने बहुत लोगों से सवाल पूछा और मैं हमेशा जानना चाहता हूँ कि हर एक का ओपिनियन क्या है जिसके व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। तो क्रिंज कंटेंट में, तो जब क्रिंज कंटेंट की बात करता है तो तेरे दिमाग में कौन से वो क्रिएटर्स आते हैं? ओह, वेरी नाइस क्वेश्चन मैन। जो थारा भाई जोगिंदर, हाँ, दीपक कलाल कह सकता हूँ क्या मैं? दीपक कलाल भी कह सकता है, हाँ, दीपक कलाल भी कह सकता हूँ। डेंचैक वो पूजा, एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है ऑनलाइन। पुनीत सुपरस्टार, आप पुनीत सुपरस्टार ले लो, शेर, चीता, जितनी भी है जो बस मतलब कि, क्योंकि यार देख, एक डेंचैक पूजा जो चली गई है, मतलब ऐसा समझ रहा है तू? हाँ। और फिर क्रिंज कंटेंट में एक वो भी मुझे बहुत बुरे लगते हैं जो जबरदस्ती मदद करने वाली वीडियोस बनाते हैं, ये वो पैसे उठा के बैंच दे रहे हैं, लोड़ा लसन, ये सब बहुत बुरे लगते हैं। मतलब कि क्रिंज भी है, मतलब कि दिख रहा है वीडियो के टाइम पे ही कि तुम साले जबरदस्ती कर रहे हो, ये सोच रहा है तू कि तुम ये जेन्युइनली व्यूज के लिए कर रहे हो। व्यूज के लिए हम भी कर रहे हैं, बट हम उस व्यूज में सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं कि हमें भी उसमें मजा आए और दूसरे को उसमें मजा आए। एक तेरे को मैं इंसान का ना एक जनरल माइंडसेट बताता हूँ, बता। पॉजिटिविटी से ज्यादा ना नेगेटिविटी वायरल होती है, नेगेटिविटी बिकती है। अच्छी चीज से ज्यादा ना हेट बिकता है इंटरनेट। यस, चाहे वो इंटरनेट हो गया, मीडिया हो गया, कहीं पे भी हो गया। तो एक बात बता, तू खुद बता, अब तू रास्ते में एक इंसान को देखेगा कि किसी गरीब को खाना खिला रहा है, और दूसरी तरफ तू देखेगा भैंचो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तू कहाँ रुक के वो चीज देखेगा? लड़ाई झगड़ा इंटरेस्टिंग हो तो खाना खिलाया खत्म हो जाएगा। हाँ, वो पॉजिटिव चीज है, वो देखो अच्छा काम कर रहा है समाज में, लेकिन फिर भी लोगों का उतना ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव चीज है उधर ध्यान जाता है, तो नेगेटिव चीज वायरल बहुत जल्दी होती है। तो भाई ये जो मैं ना कभी जो पुनीत सुपरस्टार हो गया, दीपक कलाल हो गया, थारा भाई जोगिंदर हो गया, ये बंदे बहुत स्मार्ट हैं। इन्हें पता है कि भाई इंटरनेट पे क्या बिकता है, क्या चीज चलती है। ये जानबूझ के अपने आप को डम्ब या फिर चूतिया दिखाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं ये लोग कि भाई इंटरनेट पे यही चीज बिकती है। अब तू खुद बता कि भाई इतने सारे टैलेंटेड सिंगर हैं जो इतने साल से स्ट्रगल कर रहे हैं लाइमलाइट में आने के लिए, लेकिन उन्हें वो लाइमलाइट नहीं मिला जो ढिंचैक पूजा को मिल गया। और ढिंचैक पूजा कितना बढ़िया गाना बनाती है कैसे बढ़िया गाना बनाती है, तू भी जानता है। तो भाई उनको भी तो बुरा लगता होगा ना देख के कि हम इतने साल से इतना अच्छा टैलेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो भैंचो इतनी बेसुरी सिंगर, इतनी जो वाहियात गाने बनाती है उसे मिल गया। तो एक चीज रहती है कि बंदे फेमस होने के लिए भी ना जानबूझ के अपने आप को क्रिंज तरीके से प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अब क्या है, शॉर्ट रील्स वायरल हो रही है। हाँ, वायरल हो रही है क्रिंज की वजह से, या फिर शॉर्ट रील वायरल हो रही है क्योंकि वो 1 मिनट का कंटेंट है, तुम 1 मिनट में कंज्यूम करते हो। इंटरनेट पे ना, इंटरनेट पे देख लिमिटेड चीजें ही चलती हैं, या तो तुम एंटरटेन हो रहे हो या तो तुम एजुकेट हो रहे हो। इंडिया की ऑडियंस भाई उतनी मैच्योर नहीं है, ज्यादातर ऑडियंस जो मतलब एजुकेट होने के लिए इंटरनेट पे आती है। ज्यादातर जो ऑडियंस है वो एंटरटेन होने के लिए आती है इंटरनेट पे। भले ही उसको गाली देंगे, लेकिन उसको कंज्यूम तो कर रहे हैं ना उसे, मतलब उस कंटेंट को। वो इंटरेस्टिंग है अपने आप में, वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर। 1 मिनट के अंदर अंदर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में वो क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि वो 20, 30, 5, 10 मिनट है, 1 मिनट से ऊपर है वो। हाँ, क्योंकि उसमें फिर अटेंशन ग्रैब करना मतलब ये है कि तुम लोगों के इंटरेस्ट पे जा रहे हो, इंटरेस्ट पे जा रहे हो, rather than कि तुम लोगों को बस 1 मिनट क्या है लोगों के लिए, कुछ भी नहीं है, स्क्रॉल ही तो करना है,
लेकिन यार ऊपर कितने अंधों के अंदर इतना गूदा होता है कि वही। भाई वो क्रिंज कंटेंट बना सके अपने प्रेजेंट, क्योंकि हम भैंचो तो आइसोलेशन में तो जीते नहीं है, हमारा परिवार है, हमारा दोस्त यार है, हम कॉन्शियस रहते हैं कि भैंचो हम ऐसी वीडियो बनाएंगे तो भाई यार आसपास के बंदे क्या सोचेंगे। इस चीज से ओवरकम कर पाना भाई बहुत डिफिकल्ट होता है। अब हाँ पुनीत सुपरस्टार भैंचो तो वो कीचड़ में लौट रहा है, वो भैंचो उल्टी सीधी वीडियोस डाल रहा है, वो बंदा इस चीज से ऊपर हो चुका है कि भाई मेरे को लंड फर्क नहीं पड़ता मेरे आसपास के बंदे क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। ये और तो- प्लस प्लस कि तुम कितने पैसे लेके आ रहे हो हाँ उस चीज को करके, उस चीज में तो भाई बहुत मैटर करता तो भाई वो चीज डिफिकल्ट भी होती है। है। भाई मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो भाई बहुत कॉन्शियस रहता हूँ कि मेरे आसपास बंदे क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। इमेज यार बहुत मैटर करती है तुम्हारी। तुम अगर उस चीज से ओवरकम कर जाते हो ना कि भाई मेरे को लंड फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में, मेरा परिवार दोस्त यार या दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में, तुम जो अब कि भाई मैं बनाऊंगा वो कंटेंट जिससे मैं फेमस होऊंगा, तो वो स्टेटस अचीव कर पाना जो बहुत मुश्किल होता है भाई। कि जो उल्टी सीधी पागलों वाली रील बना रहे हो भाई बिना सोचे समझे। चुतियापा है मेरी नजरों से बहन चुत, क्योंकि वो आसान है चुतियापा करना बहन। चुतियापा करना देगा भाई दूसरे से एक्सेप्टेंस किसको चाहिए होती है? जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है। हाँ जब किसी के पास कुछ खोने के लिए कुछ है ही नहीं, कि अगर मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं बोल दूं बहन की थोड़ा लसन, मैं सारी चीजें यूज कर सकता हूँ। हाँ पर जब मुझे कहीं ऊपर जाना है या फिर मुझे कहीं स्टैब्लिश होना है, कहीं मुझे अपनी एक पर्सनैलिटी क्रिएट करनी है, जब मैं इन चीज़ों को कंसिडर करूंगा कि मुझे एक अच्छा तो वही तो representative देखना बनना है। इनकी प्रेजेंस बस इंटरनेट तक ही लिमिटेड है, तो आगे के कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। तो आगे अगर इन्हें कनेक्ट्स बनाने के थ्रू अगर मान ले किसी से इनके बारे में ऑब्वियसली भाई सब लोग जानते होंगे, लेकिन क्या इनके साथ काम करना चाहते हैं बहुत कम लोग होंगे। और काम से ज़्यादा अगर देखा जाए तो यूट्यूब इतने पैसे नहीं देता, इंस्टा इतने पैसे नहीं देता, फेसबुक इतने पैसे नहीं देता कंपैरेटिवली। जो तुम बिजनेस इंटीग्रेशन करते हो, बिजनेस के साथ कोलैब ब्रांड करते हो, कोलैबोरेशन, और जो ब्रांड कोलैबोरेशन है वो होती है उन क्रिएटर्स के साथ जो जेन्युइनली एक अच्छी इमेज प्रेजेंट करते हैं। हाँ क्योंकि उनकी भी एक इमेज है ब्रांड की, वो बहनचो उसके साथ ब्रांड्स भी उन्हीं के साथ एसोसिएट होते हैं जिनके साथ लगता है कि हाँ यार इनसे हमारी इमेज और बढ़ेगी, इससे और डिग्रेड नहीं हाँ होगी। कि ये एक पॉजिटिव है हमारे लिए। लगता है भाई बहुत सारे। तेरे खून में आ गई है सीरियसनेस बातें भाई वो तो कैमरा खुला हुआ है तो भाई वो तो सीरियस रहना ही हो। मैंने भी तो एक पर्सनालिटी बना रखी है ना भाई इंटरनेट पे। तो तेरी पर्सनालिटी तेरी रियल पर्सनालिटी से कितनी डिफरेंट है भाई मैं सोशल मीडिया पे जैसा हूँ मैं उससे रियल लाइफ में एकदम उल्टा हूँ मैं। जैसे? कैमरा एक तू example भी दे। जानता है मैं कितना बकचोद हूँ, कितना हरामी अच्छा पना गाली करता भी है। बातें कर रही है, कितना हरामी माँ पना बहन से है। नीचे तो बात ही नहीं करता भाई तो भाई एक चीज हो जाती है ना कि अब मैं अपने आप को इंटरनेट पे डाल रहा हूँ तो भाई चार चीजें सोच के भी डालनी कि पड़ती मेरे है। पास इतने मिलियन व्यूज है तो मेरे क्यों? पास रिस्पांसिबिलिटी है, मैं अपने को रिप्रेजेंट मेरे आसपास के सब लोग देख रहे हैं, मेरा इससे फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। तो मैं बहुत चीजें पहले तो भाई जैसे मैंने जब वीडियोस बनाना शुरू करा था मैं ना आओ देखता था ना ताओ, जो भी चीज मतलब जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा था मैं जो सोचता था मैं वो डाल देता था मैं। लेकिन अब धीरे धीरे ना भाई मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें नहीं बोलनी, ये चीज़ें नहीं बोलनी, क्योंकि जब मेरे पास ऑडियंस नहीं थी तो भाई मैं कुछ भी वीडियो बना सकता था। लेकिन अब जैसे जैसे ऑडियंस जुड़ जैसे रही कि है, हम हाँ जैसे जैसे तुम ऊंचाई पे बढ़ते हो ना तो भाई गिरने का खतरा भी उतना ही रहता है, और चोट भी बहुत लगी फिर। चोट भी बहुत लगती है। तो भाई अब धीरे धीरे मैं कॉन्शियस होके भाई कि मतलब बहुत कुछ सोच समझ कर कंटेंट बनाता हूँ मैं। तेरा रजत दलाल थारा भाई जोगिंदर पे क्या ख्याल है? ये जो मतलब कि अच्छा एग्जैक्टली क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ मैं। रजत दलाल, थारा भाई जोगिंदर और ये जो क्रिएटर्स है जो हाँ इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की लिस्ट जमीन पे बिछा देते हैं और 50,000 के नोटों की गड्डी यूं फेंकते हैं और जिस पे गिरती है उसे 50,000 रुपए गिफ्ट कर देते हैं। करते नहीं करते ये मुझे नहीं पता, फेक लगता है यार। हाँ वो फेक तो लगता वो ही तो है, बट दो अलग अलग कैटेगरी में आ गई। वो जो फॉलोअर्स की वो जो पर्चे बिछाते हैं फिर उस पर फेंकते हैं, मुझे तो वो चीज़ फेक लगती है कि पता नहीं करते होंगे या नहीं करते। अगर जेन्युइनली भी करते एक दो को करते होंगे तो भाई ठीक है, वो अपने वो किसी मतलब उनका कोई बिजनेस ही होगा इसीलिए जुड़े हुए होंगे। ऐसे वो जे कम्युनिकेशन वाला है कोई, है ना। लेकिन अब भाई मैंने रजत दलाल की हाल फिलहाल में ये कंट्रोवर्सी हुई है, वो गाड़ी भगाने वाली और गाड़ी से उसने एक बाइक को टक्कर मार दी शायद, कुछ ऐसा हुआ। मतलब वो तो कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात कि तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हारी हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई। अब वो भाई बंदा एक बात बता कि अगर आगे चल के मतलब लोग उसे फॉलो करने मतलब लगे नहीं
एक तो इतनी बड़ी ऑडियंस वो लेके बैठा हुआ है, जो बच्चे हैं भाई उन्हें तो समझ नहीं है, वो तो भैंचो किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। अब तुम यार गलत चीज़ उसके सामने प्रेजेंट करेंगे तो बंदा तो भाई वो गांड डेंजर हुई में है। तो डाल रहा है ना। प्लस यार वो ऐसी ऐसी, मुझे तो बहुत लोगों ने बताया है कि भाई वो बंदा मेंटली स्टेबल नहीं है, वो बंदा हैं रजत दलाल, उसको कोई मतलब डिसऑर्डर टाइप वगैरह। डिसऑर्डर टाइप है। तुझे क्या लगता है बहरे लोगों को अपना फार्ट खुद सुनाई देता होगा? मतलब उन्हें पता होगा कि फार्ट में आवाज होती है, मतलब सुनाई तो देता नहीं होगा ऑब्वियसली। भाई उसको अगर बचपन से बह रहा है, पैदाइशी बह रहा है तो मुश्किल है। आगे चल के बहरा हुआ है तो पता चल ही जाता होगा, फील तो होता ही होगा Yes. वाइब्रेशन से निकला है। पर आवाज का नहीं पता लगता ना। वो ऐसे हाथ वाथ इशारे करके बता भी तो देते होंगे कि आवाज में बहुत आवाज आई है। कि जो बहरा होता है वो मतलब कि वो डम भी होता है। डम इन द सेंस कि गूंगा होता है। वो वाला डम नहीं, बेवकूफ वाला नहीं। डम मतलब गूंगा ही तो होता है साले। अब एक बात है, जैसे बचपन जो पैदाइशी बहरा है उसने तो कोई आवाज सुनी ही नहीं, तो क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली उसे समझ ही नहीं आएगा कि ऐसे वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, किस टोन में वो वर्ड्स हो रही है। लेकिन अगर आगे चल के वो बहरा हुआ है, उसने मतलब कि टाइम के कुछ साथ टाइम के साथ बहरा हुआ है तो वो गूंगा हो पाना मुश्किल है। तो अगर पैदाइशी बहरा है तो वो गूंगा भी होगा। अब सोच यार, जो इंसान पैदाइशी अंधे होते हैं वो इमेजिन कैसे वो करते होंगे एनवायरनमेंट को, तो उन्हें तो कुछ दिखता ही नहीं होगा। जो पैदाइशी अंधे हैं उन्होंने तो जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है, हाँ तो इमेजिन कैसे करते होंगे चीजों को। बहनचोद। और जो मान ले जैसे तू सपना देखता है, हाँ सपने में तो कोई रियलिस्टिक पिक्चर ही दिखती होगी ना, एग्जैक्टली हाँ। लोगों की, इंसानों की, इन्वायरमेंट की। अंधे लोग जब सपना देखते होंगे, जो पैदाइशी अंधा है जिसने शुरुआत से कुछ नहीं देखा, वो सपना क्या देखते होंगे? मतलब बोलेगा। उनकी इमेजिनेशन में क्या होता होगा? उनकी इमेजिनेशन में वो किस तरीके से पूरे धरती को इमेजिन करते होंगे, लोगों को इमेजिन करते इस हैं। बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो वो लोगों की आवाजें सुनते हैं, लोगों को रिप्लाई करते हैं, लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं, आज तक समझ में ही नहीं आया कि भाई एक इंसान की बनावट कैसी है, या चीजों की बनावट कैसी है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा दिखता होगा। तो इमेजिन कैसे करते होंगे वो चीजों को। ऑलवेज बी ग्रेटफुल, सही में भाई, जेन्युइनली। काउंट योर ब्लेसिंग्स। बंदे ना मतलब जिंदगी में पाने की इतनी ख्वाहिशें हो जाती हैं उनकी कि बहन तो अपनी ब्लेसिंग्स को ही उसके लिए ग्रेटफुल नहीं रहते। तू भाई अगर सांस ले रहा है, तू जिंदा है ना, तो तू बहुत ब्लेस्ड है। ओह यस, ये वाली चीज भी है। चल ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर तुझे मतलब कि अम, किसी को कोई सजेशन देना हो, किसी उभरते हुए सितारे को या किसी यूट्यूबर को, किसी कंटेंट क्रिएटर को, लौड़ा लसन, कंटेंट क्रिएटर इन जनरल भी, किसी को भी इन जनरल नहीं, इन्हीं को ही सजेशन देना हो कि तुम इस नीश में जाओ या फिर तुम अपनी नीश सेलेक्ट करो, फिर तुम कंटेंट क्रिएट करो, तो तुम ग्रो करोगे इस स्ट्रेटेजी को अपना के। 600 के यार सब्सक्राइबर है, बैंड चो। अच्छा हाँ, इससे साले से अब क्या है कि हम 3-4 दोस्त हैं, मैं हो गया, निशांत, राजीव, चंचल, ठीक है। तो गंगा फोन में मुझे यही बता रहा कि भाई तुम 400 से ज्यादा है, तुम 400 से ज्यादा है, अब बता मैं तू साले। हाँ बता। वो तो मैं अपने ईगो सेटिस्फाई करता हूँ है तेरे ज्यादा, तू बता मैं अब। इस चीज के लिए तो मैंने एक अंग्रेजी की कहावत अपना रखी है भाई, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट इन ऑर्डर टू स्टार्ट समथिंग, यू हैव टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू बी ग्रेट एट समथिंग। मतलब कि यार ये मत सोचो कि तुम्हारे लिए कभी कोई परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, कोई एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आएगी किसी चीज को क्रिएट करने की या किसी चीज में आगे बढ़ने की। जो है, जो रिसोर्सेज हैं, जिस सिचुएशन में हो, स्टार्ट करो। प्रॉब्लम्स आएंगी, फेल होगे, गिरोगे, उस चीज से तुम्हें एक्सपीरियंस ही मिलेगा। ठीक होते होते तुम आगे बढ़ते रहोगे। अब यार तू भी जानता है मैंने 2016-17 से यूट्यूब शुरू करा था, प्रॉब्लम्स आई, फिर मैं उस टाइम पे ये था कि मैं बहुत जल्दी गिव अप कर देता था, बार बार वो चीज़ शुरू करी, फिर ख़त्म कर दी, गिव अप कर दिया, फिर एक चीज़ रियलाइज़ करा, भैंचोद अगर ऐसे ही करते करते तो भैंचोद ज़िंदगी में तो मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा।
जैसे कि थोड़े अभी दिन, हाँ थोड़े दिन के लिए शुरू करा, अरे इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा छोड़ो बहन, अरे हम्म। इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा छोड़ो बहन। आपको एक चीज को पकड़ के चलना पड़ता है, अपनी गलतियां समझनी पड़ती हैं और उस गलतियों को ओवरकम करना पड़ता है ताकि वो रिपीट ना हो दोबारा। तो आपको भाई कि आपको किस नीश में जाना है, क्या आपका स्पेशलाइजेशन है, ये समझने के लिए आपको शुरू करना पड़ेगा पहले। कहीं से भी स्टार्ट करो कहीं तो से वो भी तुम स्टार्ट करते करो। करते ये समझ नहीं है जाओगे। बहनचोद कि मेरे पास भाई कैमरा होना चाहिए, मेरे पास अच्छा माइक होना चाहिए, ये बहनचोद बहुत कुछ एकदम सब कुछ पूरा सब कुछ सेट होगा तभी मैं शुरू होगा, ऐसा नहीं है भाई। बताना चाइनीज माइक में बात कर रहा हूँ। बताओ बहनचोद, यूट्यूब इंडिया का सबसे बड़ा क्रिएटर कौन है? भुवन बाम है। हाँ। उससे बड़ा तो कोई भी नहीं है। हम्म। उस बंदे ने अपना पूरा करियर किस चीज पे स्टैब्लिश करा? एक फोन पे फ्रंट कैमरा यूज करके, हाथ में पकड़ के, कोई स्टैंड नहीं कोई माइक नहीं, हाथ में पकड़ के पूरा अपना करियर स्टैब्लिश करा है। तो भाई जब, और ऐसा भी नहीं उसका कोई कि उसने पूरा एक सेट बना रखा था या किसी जगह शूट करने जाता था, अपने घर पे ही करता था। घर की उसने, आपने देखा होगा पीछे सब कुछ है कैसा है, रूम में कर रहा है अपना, उसने अपने आप को एस्टैब्लिश करा। तो इससे आपको ये भी पता लगता है जनता आपका कंटेंट पे फोकस करती है, बजाय कि भाई ये गिमिकी चीजें कि भाई आप कितना अच्छा सेटअप है, कितना अच्छा ये है। नहीं कि लड़ाई कर लो या फिर ये कर लो वो कर लो। मेन आपका कंटेंट ही रहता है। तो भाई बेसिकली यही चीज है कि भाई ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही आपको हर चीज मिल जाएगी, पूरा एक परफेक्ट सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा आपको किसी चीज के स्टार्ट करने के लिए। आप स्टार्ट करते रहोगे, धीरे धीरे काम करते रहोगे, चीजें, प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करोगे, धीरे धीरे अपने आप चीजें आसान होती रहेंगी जब आप उस एनवायरनमेंट के यूज्ड हो जाओगे। तो भाई शुरू करो। चलो ऑन दिस नोट हाँ, हम एंड कर रहे हैं आज की बकचोदी भाई। बस भाई करते रहो बस। सब्सक्राइब टू निशांत मेहता स्पीक्स, देख लो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो भाई अच्छे से काम करो भाई, टाइम बर्बाद मत करो, किसी का बुरा मत करो, नेगेटिविटी मत फैलाओ, बस मौज करो भाई जिंदगी में। किसी को दुख साला। ना पहुंचा के बस मौज करो जिंदगी में, मजे लो। यस।